हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एस ट्रैक्टर, फ्रूट जंप मैंगो ड्रिंक, सुंदरता की नई पहचान अर्थ पीओपी, खूब दूर की सोचो इंडिया, मोनेट स्टील है तैयार और पेग्रो विश्व की सबसे बेहतरीन टॉपकॉर्न तकनीक के साथ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से किए गए डीएलएफ सौदे को किया रद्द, दोबारा से की बिडिंग की बात। अकाली इनेलो गठबंधन को लेकर अभय चौटाला का बयान, विधानसभा चुनाव में इनेलो के लिए प्रचार करेंगे अकाली दल के नेता। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हुई हरियाणा कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी की बैठक, प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार और प्रसार को लेकर बनाई गई रणनीति। कुरुक्षेत्र नए बस अड्डे पर रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, 3519 प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने का किया विरोध। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत दिखा डॉक्टर, सवाल पूछे जाने पर डॉक्टर ने दिया पटासा जवाब। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा अविनाश सिंह। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार ने नए नियम बनाकर भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने के लिए सर्च कमेटी की अधिक आजादी अब दे दी है। मोदी सरकार ने लोकपाल सर्च कमेटी के नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। अब इसमें भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की सिफारिश के लिए सर्च कमेटी के पास कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की ओर से सुझाए गए नामों को अलग लोगों को चुनने में अब ज्यादा आजादी होगी। पूर्व की यूपीए सरकार की ओर से पहले बनाए गए नियमों में सर्च कमेटी को लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले लोगों के नामों की सूची प्रधानमंत्री नीति चयन समिति के विचारार्थ तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। ये नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई सूची से ही लिए जाते थे। नए नियमों में सरकार ने उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है जिसमें सर्च कमेटी को डीओपीटी की ओर से दी गई सूचना से ही लोकपाल के नाम की सिफारिश करने की बात कही गई थी। डीओपीटी की ओर से अधिसूचित नियमों के अनुसार सर्च कमेटी लोगों के नामों को छांटने के उद्देश्य से ऐसे नियमों को अपना सकती है जिसे वे उपयुक्त मानती हो। नियमों के अनुसार केंद्र सरकार सर्च कमेटी को जरूरत पड़ने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावी ढंग से काम करने में मदद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। गंगा सफाई योजना पर केंद्र सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की कार्य योजना ब्यूरोक्रेटिक्स है और इससे तो गंगा 200 साल में भी साफ नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे 3 हफ्ते में गंगा सफाई की चरणबद्ध योजना बनाकर पेश करें। सालों से चल रहा गंगा बचाओ आंदोलन अब तक गंगा को नहीं बचा पाया, जिसको लेकर बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में भी एक अहम मुद्दा बताया था। लेकिन गंगा सफाई योजना पर केंद्र सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की कार्य योजना ब्यूरोक्रेटिक्स है और इससे तो गंगा 200 साल में भी साफ नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका एक्शन प्लान देखकर तो लगता है कि गंगा 200 साल बाद भी साफ नहीं होगी। आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए कि गंगा की ऐतिहासिक शान लौटे और आने वाली पीढ़ियां उसे देख सकें। हमें तो पता नहीं हम उसे देख पाएंगे या नहीं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 अगस्त को गंगा की सुरक्षा को अति महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार को इसकी सफाई का रोड मैप 2 हफ्ते के भीतर दाखिल करने को कहा था। वहीं सरकार के इस मामले में 2 और हफ्ते का समय मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, आप इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं, परंतु अन्य मामलों में जिन मुद्दों को ठंडे बस्ते में होना चाहिए उसमें आप तेजी दिखाते हैं। केंद्र की योजनाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार 3 हफ्ते के अंदर गंगा की सफाई से जुड़ा चरणबद्ध प्लान पावर पॉइंट प्रोजेक्शन प्लान बनाकर पेश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं हरियाणा सरकार ने सूखे की मार झेल रहे प्रदेश के किसानों को चुनावी तोहफा देते हुए आखिरकार प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया।
मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए फसलों के नुकसान का आंकलन करने के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी जारी कर चुके हैं और 51% से ऊपर के नुकसान वाले पीड़ित किसानों को 3500 से लेकर 4000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा भी दिया जाएगा। हुड्डा ने प्रदेश को किया सूखाग्रस्त घोषित। प्रदेश में हुई 65% कम बारिश, 51% से ज्यादा नुकसान वाले किसानों को मिलेगा मुआवजा। 3500 से 4000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने का किया ऐलान। प्रदेश सरकार की चुनावी घोषणाएं जारी हैं। चंडीगढ़ में सीएम हुड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीएम हुड्डा ने यह ऐलान कर दिया कि इस साल प्रदेश में 65% कम बारिश हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से 4829 करोड़ 75 लाख रुपए की राहत राशि दिए जाने की मांग की है, जिसमें कृषि के लिए 1702 करोड़ रुपए शामिल हैं। ये जो क्रॉप्स का जो है, जो स्पेशल गिरदावरी होगी, खसरा गिरदावरी के अनुसार जो 50% से जो भी नुकसान अबाउ होगा, 51% अबाउ, उनको 4000 रुपये एकड़, और वो मतलब वीट और उसके लिए पैडी, कॉटन, इनकी फसल के नुकसान के लिए, और अदर क्रॉप्स को 3500 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स 1800 और 3600, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स जो हैं वो 1800 और 3600 है। एक महीना के करीब आ जाएगी स्पेशल गिरदावरी। सीएम हुड्डा ने प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए 51% से ज्यादा नुकसान वाले किसानों को 3500 से 4000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है, और जिसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हमने मेमोरेंडम पहले सबमिट किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें टोटल जो पैकेज हमने मांगा, जो रिलीफ मांगा है 4829 करोड़ का, 4829, 4829 करोड़ और 75 लाख का। बहरहाल भले ही प्रदेश सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया हो, जो केंद्र सरकार से मिलने वाले आर्थिक पैकेज पर निर्भर करता है, लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम हुड्डा का मुआवजा देने का ऐलान चुनावी घोषणा ही साबित हो सकता है। चंडीगढ़ से पवन सिवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को हरियाणा कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता नवीन जिंदल ने की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी का प्रदेश में प्रचार और प्रसार करना है, इस पर चर्चा की गई। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाना किस तरह से है, इस बात को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक तो अभी हमारी समाप्त हुई है और अलग अलग साथियों से जो भी हमारे साथी हैं फीडबैक लिया गया है। कुछ कमेटियां इसमें सब ग्रुप्स बने हैं, जो हमारी मीडिया एंड पब्लिसिटी कमेटी है, और मैं समझता हूं कि प्रचार प्रसार और बेहतर हो, उसको हर तरीके, चाहे वो आउटडोर हो चाहे अलग अलग माध्यम से हो, उसको लेकर के विभिन्न साथियों ने चर्चा करी है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा काम शुरू होगा और प्रचार प्रसार और तेजी के साथ पूरे हरियाणा में दिखेगा। हर माध्यम का इस्तेमाल होगा, जो भी हमारे माध्यम अवेलेबल हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, आउटडोर कहीं प्रिंट की बात है, या किसी तरीके से भी, चाहे नुक्कड़ नाटक है। मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशनल से लेकर के और जो लेटेस्ट हमारे साधन हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बात जनता के बीच में और साथियों के बीच में रख सकते हैं, उन सब साधनों का उपयोग कांग्रेस पार्टी करेगी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने ऐलान किया है कि हरियाणा में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन है और अकाली दल 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अकाली दल और बीजेपी के बीच पंजाब और दिल्ली में है, ऐसे में अकाली दल की मर्जी है कि वो हरियाणा में किसके साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अकाली दल इनेलो के लिए प्रदेश में प्रचार भी करेगी। हमारा और अकाली दल का समझौता है ना, हरियाणा में हमारा अलायंस है, वो 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, हम 88 पे चुनाव लड़ेंगे। आप एक चीज मान के चलो, भारतीय जनता पार्टी का और अकाली दल का हरियाणा में कोई समझौता नहीं है। उनका समझौता पंजाब में है, उनका समझौता आपस में दिल्ली में है।
वो दिल्ली में तो एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे और ना एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करेंगे, लेकिन हरियाणा में उनकी मर्जी है वो किसको सपोर्ट करें, किसकी मदद करें। 350 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से डीएलएफ को जमीन देने का फैसला रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोबारा बिडिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। डीएलएफ को भी बिडिंग में शामिल होने की इजाजत दी गई है। यही नहीं, कोर्ट ने ग्रामीणों के भू अधिग्रहण को रद्द करने की मांग को भी साफ तौर पर ठुकरा दिया है। थ्री 50 एकड़ ऑफ लैंड जो डीएलएफ को अलॉट किया गया था हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसको चैलेंज करते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था, जो इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज, जो गांव के बाशिंदों की तरफ से ये फाइल किया गया था, जिसको कोर्ट ने आज प्रोनाउंसमेंट दिया है उस डिसीजन का। और उसमें ये कहा गया है बेसिकली कि एक्विजिशन जो इस लैंड की रही है वो मेंटेन रहेगी, साथ में प्रोजेक्ट भी मेंटेन रहेगा, लेकिन जो डीएलएफ को ट्रांसफ़र किया गया है ये सारा का सारा लैंड, उसको सेट असाइड किया गया है। और साथ में ये डायरेक्शंस इशू करी गई हैं कि एक नया फ्रेश बिड प्रोसेस स्टार्ट होगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभय ने गुड़गांव में डीएलएफ को दी गई जमीन पर सीएम हुड्डा पर निशाना साधा। अभय ने राज्यपाल से सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। साथ ही साथ डीएलएफ को दी गई 350 एकड़ जमीन की जांच कराने की भी बात की। अभय चौटाला ने कहा कि डीएलएफ मामले में सीएम को माफी मांगनी चाहिए और सीएम हुड्डा को इस्तीफा भी दे देना चाहिए। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने डीएलएफ को देने वाली 350 एकड़ जमीन रद्द करने के आदेश दे दिए हैं और इसी आदेश के बाद अब हुड्डा सरकार की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। ये तो मैं खुद नहीं तो ला रहा है लड़का। क्या हाल है? चाय कॉफी पिया आपने? ला भाई, हमारा मेन मुद्दा और है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने हजका और बीजेपी को कांग्रेस की बी टीम बताया है। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर निशाना साधते हुए कहा कि गुर्जर सीएम हुड्डा के काफी करीबी हैं। अभय ने गुर्जर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कृष्णपाल ने कई सीएलयू कराए हैं। वहीं अभय ने सीएम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ने किसानों के साथ महज एक मजाक किया है। सूखा ग्रस्त घोषित करके भी किसान के साथ धोखा कर रहा है। 10,000 की बात करता है मुआवजा देने की और देने की बात करता है 3500 और 4,000। और मुझे लगता है उसकी भी अगर 2-4 दिन में तारीख तय करेगा कि आपको 1 नवंबर के बाद दूं। कार बनने के बाद हम 25,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। हमने पहले दिन ही आपसे बात कही थी कि कांग्रेस की बी टीम है हजका जो, और हरियाणा में भाजपा भी कांग्रेस की बी टीम है, अलग नहीं है। आपने विधानसभा में देखा होगा 4 एमएलए थे इनके, 4 में से 3 एमएलए कांग्रेस की भाषा बोलते थे। और कृष्णपाल गुर्जर ने जो आज मिनिस्टर है, इसने तो लगातार मुख्यमंत्री से सीएलयू करवाई। अगर उसको इस बात की तकलीफ है कृष्णपाल गुर्जर को, तो उसकी इंक्वायरी। वहीं रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पानीपत ग्रामीण इलाके में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दीपेंद्र ने करोड़ों रुपए की चुनावी सौगात बांटने का काम किया। दीपेंद्र ने इस दौरान 7 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए और 10 करोड़ रुपए ट्यूबवेल लगाने के लिए मंजूर दिए। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार ने काफी काम करवाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी हैं। इसके लिए आप कांग्रेस को वोट जरूर दें। दिनों मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण पानीपत के आउटर कॉलोनीज में तकरीबन 10 करोड़ की एक जो है विकास कार्यों के लिए राशि दी थी। अब ये उसमें से 7 करोड़ 91 लाख के टेंडर इत्यादि हो गए हैं और वो काम शुरू होने जा रहा है। तो आज उनका
उनका फाउंडेशन रखने का कार्यक्रम था। इसके अलावा इन कॉलोनीज की और भी कुछ समस्याएं थी और कार्य कराने की बात अपनी थी कि भाई ये तो आ गया, इन पे तो काम शुरू हो जाएगा, मगर कुछ कार्य जो और भी हो सके ऐसी बात थी। और दूसरा जो अपना पीने के पानी के प्रबंध के लिए जो है उसके लिए कार्य किया जा सके। तो इस तरह की जो बातें थी तो उन मांगों को लेके ताकि वो आगे हम उनकी मंजूरी दिला सके। ग्राउंड जीरो में हमने हरियाणा के ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने की कोशिश की। नाहड़ गांव में पहुंचकर हमारे संवाददाता नासिर कुरैशी ने जानी जमीनी हकीकत। आइए अब आपको भी इससे रूबरू करवाते हैं। 10 साल के अंदर हमारे यादवंदर जी हमारे एमएलए हैं, उन्होंने 1-2 बार रेस्ट हाउस में आए, उसके अलावा कभी दर्शन नहीं किए और समस्या के बारे में कोई समस्या 10 साल का हो ना, और 10 साल के दौरान कोई वादा करता है, कोई समस्या का कोई समाधान है। ठीक है जी, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अब राव इंद्र जी जिसको वोट देंगे वो जीतने वाला है। नहीं, इनका तो कोई पहचान ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। उनके जगदीश यादव की वोट गिरेंगे, जगदीश यादव की निजी तौर पे जनता से जुड़े हुए हैं। जगदीश यादव। अच्छा जी, हमारा यादव का दर्शन नहीं हो नाड़ में, हम कट रहे हैं इंडियन का। चलिए हाँ जी, कहते हैं देखो बेरोजगारी की समस्या को जो है ना बहुत ही कम मायने में देखा उन्होंने, और जब तक बेरोजगारों की कोई हेल्प नहीं होगी ना तब तक ये जो वर्ग है ये उनके साथ बिल्कुल नहीं होगा। रोजगार की नहीं भाजपा ने आज का तो धोखा करे, सच भाजपा नहीं आओगी। वेरी गुड। भाजपा ने आज से धोखा किया, वो नहीं आए, वो उसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। रोजगार की बात निकल कर आई थी, रोजगारों के लिए क्या मिला? रोजगारों के लिए कुछ नहीं। हमारे जैसे राव इंद्रजीत यहाँ पे बोल लेंगे, बीजेपी बोल लेगी, वैसे वोट डलेंगी यहाँ। जिस तरह से सारी चीजें बहुत सारी। अरे हमारी समस्या जो है, हमारी समस्याओं के बारे में कहो। क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या समस्या? बिल्कुल हमारी समस्या ये है, न तो ढंग का पानी है, न ढंग का पानी है, न खाने के लिए खाना नहीं। सर एक मिनट सर, एक बात बताइए कि 2 रुपए किलो अनाज दे दिया, हमारे लिए सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया है। इन्हें कोई ऐसा है जो लगता है कि कुछ कर देगा? कोई भी नेता किसी पार्टी देखिए सरकार देखना चाहते हैं। जो चौटाला साहब को ये नहीं है कि चौटाला, हम तो देवीलाल जैसा नेता चाहते हैं। अच्छे आदमी है, और जो ये बता रहे ना मुख्य मुकाबला ही इनेलो और इसके बीच में होगा, कांग्रेस के बीच। निकासी को बड़ी समस्या है गांव के अंदर। सबसे मेन समस्या गंदे पानी की निकासी है। जगदीश यादव ने वादा किया कि भाई ये निकासी की समस्या को बिल्कुल सही किया जाएगा। चलिए, निकासी की समस्या यहाँ निजी तौर पे आके जाके देखा जाए तो विधायक 5 साल में कहीं किसी की समस्या पूछने के लिए गाँव में नहीं आए तो रेस्ट हाउस में होके चले गए। जितना विकास हुआ है इसी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का नहीं हुआ है। रही समस्या है गाँव की, गाँव में समस्याएं होती है। सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी की है सब, और उससे ज्यादा बड़ी समस्या हो रही है बंदरों की। इन बंदरों का यदि कुछ इलाज नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन एक बच्चे को, एक लेडीज को काटते हैं। रही बात पानी की पीने की, उस पानी के पीने की समस्या के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत किया है, लेकिन जो वाटर सप्लाई की लाइनें दबाई गई वो सबसे घटिया दबाई गई। हाँ जी, हुड्डा साहब ने नौकरी भी दी है लोगों को और काम भी करवाया, ऐसी बात नहीं करवाया। बाकी यहाँ का जो हमारा जो विधायक था उसके प्रति लोग खिलाफ हैं, उसको नहीं चाहते यहाँ। क्यों नहीं चाहते कि वो मतलब एक राजा के रूप में काम करता है, न कि एक मंत्री के रूप में काम करता है, इसलिए उससे लोग खिलाफ है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ का एमएलए का भी बदलाव चाहते हैं, यहाँ की सरकार का भी बदलाव चाहते हैं। तो ये थे कौसली के नाहड़ गांव के लोगों की सोच, वो आखिरकार क्या कहना चाहते हैं चुनावों को लेकर। हम आपके क्षेत्र तक भी पहुंचेंगे और आपसे भी जानेंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी की तरफ आप जाना चाहते हैं। लेकिन सभी से मैं यही कहूंगी कि आप संयम बनाए रखें। जब हमारे संवाददाता आप तक पहुंचे, आप संयम बनाए रखें, अपनी बातें जरूर कहें लेकिन संयम से। चलिए आगे रुक करते हैं खबरों की तरफ। नारनौद के कौतकला गांव में लगातार छठे दिन भी किसानों ने माइनर बंद कर धरना जारी रखा। किसानों ने ऐलान किया है कि अगर जल्द सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो किसान धरने पर न बैठकर हिसार के जिला उपायुक्त के कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रदेश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे इस चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। आदमी आते हैं तो हमारे पूछते हुए आप क्यों बैठे, कोई नीति बना
आज हमारे इस धरने को 6वां दिन हो गया। सरकार की तरफ से कोई ठोस बातचीत हमारे साथ नहीं चल रही। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी से जिससे हमारा टेलीफोन पे संपर्क होता है, एक टड़काऊ नीति, टड़पड़ाऊ बात ही, झूठ का इस्तेमाल ज्यादा करके इस किस्म की बात कर रहे हैं। हमारे पास इंडियन नेशनल लोकदल की मौजूदा विधायक भी पहुंची। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। पलवल में विश्व हिंदू और बजरंग दल के स्थानीय नेताओं ने पूर्व मंत्री हर्ष कुमार पर गौ हत्या और तस्करी करने वालों का संरक्षण करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने भी ऐसे ही लोगों को पार्टी में शामिल करने का अब मन बना लिया है। उन्होंने दर्ज कराई है। आपको हमारे जयसिंह जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग समाविष्ट हो गए हैं जो लोग आमतौर पर उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए गौ हत्यारों को संरक्षण देते रहे। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि टिकट देने का पूरा मन भी बना गया है। हिसार के राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पेपर के सही जांच होने से नाराज होकर हिसार दिल्ली रोड पर जाम लगा दिया। छात्राओं का आरोप है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पेपर जांचते हुए लापरवाही बरती है और सभी छात्राओं को फेल कर दिया गया है। छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगर उनकी मांगों पर ध्यान न देते हुए पेपर की दोबारा जाँच नहीं कराई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। बच्चों ने प्रॉब्लम लेके ही आए ना, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो टीचर्स की भी प्रॉब्लम है। टीचर्स जिसका रिजल्ट सीरियस मतलब 0 आ रहा है तो क्या वो बॉदर नहीं करेंगे इस बारे में? तो वेरी मच सीरियस अबाउट दिस प्रॉब्लम कि बच्चों का रिजल्ट जो नहीं हुआ है इसके लिए यूनिवर्सिटी को लिखेंगे और जो इनका रिजल्ट क्लियर दोबारा करवाने की कोशिश करेंगे। बिना इंक्वायरी करे हम कुछ नहीं कह सकते ना कि किस लिए रिजल्ट, लेकिन बच्चों का रिजल्ट वाकई ही बड़ा डाउन दिखाया गया तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। सभी क्लासों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा और बच्चों की बहुत ज्यादा री आ रही है और यूनिवर्सिटी ने अच्छी तरह हमारे पेपर भी चेक नहीं किए। मेन कारण यही है कि यूनिवर्सिटी ने पेपर चेक नहीं किए जिस कारण हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आ रहा है और पेपर दे रहे हैं बच्चे फिर भी एब्सेंट दिखा रहे हैं और कई बच्चे पेपर दे रहे हैं, कॉलेज में भी डेली आ रहे हैं पर फिर भी है ना उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है अभी तक है। तो वो बच्चे कहाँ जाए और फाइनल ईयर में है वो। हमारी मेन डिमांड ये है कि हमारा रिजल्ट है ना दोबारा चेक किया जाए बस। तो वहीं पानीपत में आयोजित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग के नियम और शिक्षकों की लापरवाही के चलते प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे छात्र खिलाड़ियों को खेल में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिला। पानीपत में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिवाजी स्टेडियम में चल रही इस प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से किया गया। बीते दिनों शुरू हुई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे छात्र खिलाड़ियों को शिक्षा विभाग के नियम और शिक्षकों की लापरवाही के चलते प्रतियोगिता में भाग लिए बिना बैरंग ही लौटना पड़ा। मैदानों में नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों का कहना था कि ज्यादातर खिलाड़ियों के पास उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे। वहीं छात्र खिलाड़ियों का कहना था कि स्कूलों में कार्यरत किसी भी शिक्षकों ने उन्हें इस बात की सूचना नहीं दी थी कि अपने साथ क्या क्या दस्तावेज लाने हैं। दूसरी तरफ परेशान हुए खिलाड़ियों के कोच और स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि उन्हें काफी देर से इस संबंध में सूचना दी गई थी। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उच्च अधिकारियों की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि खिलाड़ियों की उम्र को जांचे बगैर उन्हें खेलने न दिया जाए। बहरहाल इस तरह की लापरवाही से खिलाड़ियों की प्रतिभा को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुँचती है। जनता टीवी के लिए पानीपत से प्रदीप की रिपोर्ट। तो वहीं पंचकुला में गंदे पानी के कारण बढ़ती जा रही डायरिया के मामलों से लोगों में खासा दहशत का माहौल है। दूसरी तरफ हुडा की टीम अब तक पानी की सप्लाई में गड़बड़ी तक नहीं ढूंढ पाई। जानकारी के मुताबिक पंचकुला में डायरिया का मामला 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। पंचकुला में बढ़ रहे डायरिया के मामले ने प्रशासन की कोशिश पर बेहद गंभीर सवाल उठाए और इससे लोगों में दहशत का माहौल भी है। दरअसल पंचकुला में डायरिया अपने पैर गंदे पानी की सप्लाई की वजह से पसार रहा है। अब इसी के चलते डिस्पेंसरी में हर वक्त भीड़ नजर आती है।
डायरिया से पीड़ित मरीजों की तादाद में सबसे ज्यादा इजाफा पंचकुला में हो रहा है। हाल तो यह है कि लोगों को बार बार डायरिया हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ डायरिया के मामलों ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुडा की टीम अब तक पानी की सप्लाई में गड़बड़ी ढूंढ नहीं पाई है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि लोगों को इस डायरिया के खौफ से कब निजात मिलता है और क्या हुडा की टीम भविष्य में ऐसे हालात होने से रोक पाती है। ये रिपोर्ट जनता टीवी। खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।